Hello, children. Today we are going to do the very first chapter of business studies, that is management. Not only management, आप इसमें सीखेंगे nature and significance of management. ओके तो अब हम जानते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है, मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals. ये चीज़ आपको पूरे चैप्टर में ही नहीं पूरी PST में दिखेगी. What? Achieving goals. Because management, business studies is all about achieving goals and objectives. Okay? And not only achieving them, but also achieving them effectively and efficiently. ये दोनों words बहुत common लगते हैं, but ये common नहीं है. There is a slight difference between both of them. Effectiveness and efficiency. Okay, but before that हमें ये चीज़ देखनी है. मैनेजमेंट की डेफिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज फर्स्ट इज प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम. इनका एम है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, अचीविंग गोल्स जो कि इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कहती है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. मैंने आपको कहा कि ये दोनों वर्ड्स कॉमन हैं, बट दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है. और वो स्लाइट डिफरेंस क्या है कि एफिशिएंसी कहता है डूइंग समथिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी कि कोई भी काम करो और सबसे कम कॉस्ट लगे, मिनिमम कॉस्ट लगे. इफेक्टिवनेस कहता है doing the right things to create the most value for the firm. ये थोड़ी सी डिफिकल्ट डेफिनेशन है. सिंपल वर्ड्स में कहें, इफेक्टिवनेस कहता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, यानी कि टाइम पे काम पूरा हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका गोल है, टाइम पे पूरा हो. और एफिशिएंसी कहती है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. बस इतना सा ही डिफरेंट है एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में. मैं दोबारा रिपीट करूंगी. एफिशिएंसी कहती है मिनिमम कॉस्ट लगे, कॉस्ट जितना कम हो सके उतनी लगे और हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. और इफेक्टिवनेस कहता है हमारा काम विद इन टाइम फ्रेम में हो. ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे इन दोनों के डिफरेंस में. इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन है एंड रिजल्ट, यानी कि एंड रिजल्ट निकल के आए और विद इन टाइम फ्रेम में आए. और एफिशिएंसी का मेन कंसिडरेशन है कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, कम हो, जितनी कम हो सकती है उतनी हो. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे से एक मैनेजर ने कहा कि मैम मेरे प्रोडक्ट में एफिशिएंसी तो है, यानी कि मैं कम से कम कॉस्ट पे बना रहा हूँ. मार्केट में लोग जिस चीज़ को 10 रुपये में बेच रहे हैं, मैं उसको 8 रुपये में बेच सकने की पावर रखता हूँ, क्योंकि मैं बनाई इतने कम में रहा हूँ. लेकिन मेरा काम इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी कि अगर बाकी सब लोग किसी एक प्रोडक्ट को 1 हफ्ते में बनाते हैं तो मैं बनाने में उसको 2 हफ्ते लगा देता हूँ. ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी. कहते हैं मैम एफिशिएंसी तो है लेकिन इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, या फिर इफ़ेक्टिवनेस है, टाइम पे काम कंप्लीट हो रहा है लेकिन बहुत कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, यानी कि एफिशिएंसी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं, ऐसे चलेगा ही नहीं. दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है. ये एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं और दोनों का होना साथ में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ स्लाइड पे, जो कि हमें एग्जाम्पल बताता है कि हम डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं और हम 5000 गुड्स बना रहे हैं. ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल कहता है कि हम लोग कॉस्ट बचा रहे हैं, लेस इनपुट कर रहे हैं और 4000 गुड्स बना रहे हैं. तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि साथ में दोनों का होना ज़रूरी है, इफ़ेक्टिवनेस का भी और एफिशिएंसी का भी. टाइम पे भी काम करो और कम से कम कॉस्ट पे भी काम करो. ओके, अगर एक भी नहीं होता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ स्लाइड पे, जो कि है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. अब कहते हैं कि मैम मैनेजमेंट है कैसा? गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, क्या फीचर्स हैं उसके? डू नॉट गेट टेंस्ड. हम पढ़ेंगे अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला फीचर है दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड यानी कि
जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट का क्या क्या एम है? मैनेजमेंट का एम है गोल्स अचीव करना, और ये मत भूलना कि एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। चलो ये अभी बात की बात है, पहले हम फोकस करते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड ये कहता है कि जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो किस तरफ एम अपना रखते हैं, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, यानी कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग गोल्स। फंक्शंस और एक्टिविटीज किसी भी मैनेजर की वो इसी डायरेक्शन में होगी कि उनका गोल अचीव हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्टिव है कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसको 1000 कंप्यूटर्स बनाने हैं। ओके, उसको क्या बनाने हैं? 1000 कंप्यूटर्स। ओके, तो अब वहाँ का मैनेजर क्या करेगा? अब वहाँ का मैनेजर करेगा प्लानिंग, प्लान दी कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद वो करेगा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज किसको? रिसोर्सेज को। ठीक है, पहले वो प्लान करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, और फिर उसके बाद लोगों को रिक्रूट करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी उसका होगा फंक्शन, पहले प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर लोगों को रिक्रूट करना, जो भी उसका फंक्शन होगा वो सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए होगा कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अब हम देखते हैं कि इस स्लाइड में लिखा हुआ क्या है। The functions and activities of managers lead to achievement of organizational objectives. सिंपल सी बात है, मैंने भी आपको वही बोली कि वो जितनी भी एक्टिविटीज और फंक्शंस करेगा वो गोल ओरिएंटेड होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कहती है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, हर जगह मैनेजमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में भी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एंड ना ही सिर्फ इतना, यूएसए, यूके, इंडिया, हर जगह मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, चाहे आप हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे आप स्कूल ले लीजिए, हर जगह मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपके घर में भी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। घर में कैसे? कहते हैं मैम घर में कैसे मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है? घर में मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है क्योंकि घर में आपकी मम्मी किचन पूरा मैनेज करती हैं, सारा घर का काम मैनेज करती है, कपड़े धोने से लेके हर एक सफाई करना वो मैनेज करके चलती हैं। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो या मिडिल लेवल हो। टॉप लेवल आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आप हो, आपको भी अपनी स्टडी मैनेज करके चलनी पड़ती है, या फिर वो लोअर लेवल हो, या जैसे कि वर्कर्स, आपके स्कूल में वर्कर्स भी काम करते होंगे, स्वीपर्स काम करते होंगे, हर जगह हर चीज़ का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट का फीचर है दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये है थर्ड फीचर। थर्ड फीचर यानी कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशंस। अरे भाई मैनेजमेंट के भी 3 तरीके के डायमेंशंस हैं। द वेरी फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, द सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट जो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कोई ना कोई गोल होता है, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। किसी हॉस्पिटल का क्या काम होगा, किसी हॉस्पिटल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके पेशेंट्स को वो अच्छे तरीके से ट्रीट करे। किसी स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव होगा, ये मोटिव होगा कि उनका फिनिश प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे तरीके में बिके, अच्छे से अच्छे प्राइस में, और बहुत से कंज्यूमर्स उसे खरीदे, बहुत से कस्टमर्स हो। ठीक है, तो उसी तरीके से उनको अपने काम को डिवाइड करना होगा या फिर मैनेज करना होगा। जैसे कि उसका हॉस्पिटल का एग्जाम्पल, पेशेंट को ट्रीट करना,
तो वो अपनी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करेगा ताकि वो अपने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर पाए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल की। देखिए, ये एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स। क्यों ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके हो सकता है फिनेंशियल रिसोर्सेज हो या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो या फिर कोई से भी रिसोर्सेज हो, वो बिल्कुल सेम हो सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजिकल या फिनेंशियल सारे रिसोर्सेज हो सकता है कि सेम हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ डिफरेंट है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, अपना तरीका होता है काम करने का। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोग, उसके एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ग्रांटेड है, गारंटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है अगर उसके ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेटेड हैं और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। वही एक चीज़ होती है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करेगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ओके, बेसिकली पहले अपन ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, जैसे कि इनपुट्स लेना, उनको कन्वर्ट करना सेमी फिनिश्ड गुड्स में और फिर फिनिश्ड गुड्स में। मतलब जो भी अपन काम कर रहे हैं, जो भी अपने ऑपरेशंस हैं, वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन वाले डिमेंशन में आ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूड करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, क्या काम करना है, क्या काम किससे करवाना है, किस तरीके से करवाना है, किस तरीके से करना है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कहता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपका अभी टारगेट है कि आपको 95% या फिर 96 या फिर 97 या फिर 80 या फिर 85 आपको 12th में अचीव करना है या फिर बिजनेस स्टडीज में अचीव करना है। ठीक है, तो क्या आपने ये चीज़ अचीव कर ली, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं, आपकी लाइफ सिर्फ इतने से में ख़त्म नहीं हुई। अभी आपको अपनी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें करनी हैं, जैसे कि एक अच्छा घर हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, एक अच्छी आपके पास कार हो, आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो, कुछ भी, आप बहुत अच्छी जॉब करें। ओके, आपका काम सिर्फ 12th में ये अचीव करना और 95% यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी लाइफ है, लाइफ ऑन गोइंग प्रोसेस है, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा हो तो बिजनेस एंटिटी ऑन गोइंग है, वो नेवर एंडिंग है। ओके, हम ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसके गोल्स भी एक के बाद दूसरा गोल, दूसरे के बाद तीसरा गोल, तीसरे के बाद चौथा गोल। तो मैनेजमेंट आपको हर गोल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा चीज़ों का। अगर ये गोल है तो इसके लिए मुझे इस एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट करना होगा, अगर सेकंड गोल है तो मुझे उसके लिए वो करना होगा। यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नेवर एंडिंग। अब हम बुकिश लैंग्वेज में देखें तो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले स्टाफिंग आएगा फिर डायरेक्टिंग आएगा, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा काम कौन करेगा, इसके लिए हमें स्टाफिंग करनी होती है, फिर हम उस काम करने वालों को डायरेक्ट करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे कहते हैं डायरेक्टिंग, और फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजर्ड परफॉर्मेंस जो हमने प्लान किया था, प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। फिलहाल आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो कि ऑनगोइंग हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन वापस से प्लानिंग। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इन डिटेल। अब थर्ड पॉइंट कहता है दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। वही चीज़ मैंने कही। देन द टास्क ऑफ अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस। मैनेजर का क्या टास्क रहेगा? इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, हर चीज़ का अच्छे से होना। ओके,
अब कहते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक बात बताइए, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक इंडिविजुअल काम करता है? आपका स्कूल है तो क्या सिर्फ आपके प्रिंसिपल काम कर रहे हैं? नहीं, आपके टीचर्स भी काम कर रहे हैं और उस स्कूल की सक्सेस में आपका भी हाथ है। ओके, आप भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो स्कूल की सक्सेस मेजर्ड होगी। ओके, सो सिर्फ प्रिंसिपल काम नहीं कर रही है या सिर्फ आपके कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रही है, बल्कि बहुत सी टीचर्स हैं, चाहे वो 10-15 टीचर्स हो, 20-25 टीचर्स हो, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी में काम करना पड़ता है। बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप के जो लोग हैं, इतने सारे लोगों को मैनेज करना ही ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट का काम है। ओके, हमारे पॉइंट्स क्या कहते हैं? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग होते हैं और सबकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। किसी का डिफरेंट एटीट्यूड होता है, किसी का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है, किसी का डिफरेंट परसेप्शन होता है। कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से बिहेव करता है, कोई किसी का बैकग्राउंड क्या होता है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से होते हैं। ओके, तो इतने डाइवर्स इंडिविजुअल्स, इतने डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल्स को एक साथ काम करवाना ही मैनेजमेंट है। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट कहता है एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क्स टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप की बात करते हैं तो आप देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपका स्कूल, आपके प्रिंसिपल का क्या काम होगा? आपके प्रिंसिपल का क्या मोटिव होगा? प्रॉफिट मेकिंग अर्न करना या फिर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना? टीचर्स का क्या काम होगा? टीचर्स का मोटिव ये होगा कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उनके स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाएं। आपका क्या मोटिव होगा? आपका ये मोटिव होगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, आपको अच्छी एजुकेशन मिले, आपका एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो। था डिफरेंट प्रिंसिपल का, टीचर्स का, आपका। अच्छा, वर्कर्स की बात करते हैं। वर्कर्स का क्या डिफरेंस होगा? कि भाई हमारी रोजी रोटी चल जाए। ठीक है, उनका तो बस यही मोटिव होता होगा कि हमारी रोजी रोटी चल जाए और 2-4 लोगों की अगर ग्रोथ होती होगी तो वो उनकी सोच है। ठीक है, तो कितने लेवल्स थे? मैंने आपको इतने लेवल्स एक्सप्लेन किए। सब लेवल्स पे प्रिंसिपल हो, टीचर हो, आप हो या वर्कर्स हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट मोटिव है। इसीलिए कहते हैं कि सबका डिफरेंट पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। ओके, लेकिन वो सब लोग किस तरीके से काम करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए? दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, यानी कि एक साथ मिल के काम करना, और कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में एकदम डिटेल में। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका नेचर सब पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज चेंज। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को उसका क्या मोटिव होना चाहिए कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से ग्रो करें और अच्छा उनका डेवलपमेंट हो। सिक्स्थ फंक्शन कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब माय डियर चिल्ड्रन, एक बात मुझे बताइए, क्या आउटसाइड एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है? बिल्कुल भी नहीं। आउटसाइड एनवायरनमेंट कभी स्टेबल नहीं रहता। वो टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे अभी कोविड-19 है, कोविड-19 में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो जिस तरीके से कोविड-19 आया, सारे बिजनेसेस बंद हो गए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, लॉकडाउन हो गया। तो अब कैसे लोग कमाएं, क्या खाएं? उस तरीके से उनको अपने आप को चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे कि पहले स्कूल्स हुआ करते थे, कोचिंग्स हुआ करते थे। खैर, स्कूल की तो अभी भी आपकी ऑनलाइन मीटिंग चलती होगी, कुछ कोचिंग्स की भी चलती होगी, लेकिन पहले कोचिंग्स हुआ करते थे। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सामने मेरे बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन अब क्या है? अब मैं सिर्फ कैमरे को पढ़ा रही हूँ और आप अपने घरों पे आराम से मुझे देख रहे होंगे। ओके, सो हमें कोविड-19 के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ा, यानी कि अपने आप को चेंज करना पड़ा। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमें भी खुद को बदलना होगा। हमें हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने होंगे सो दैट हम एटलीस्ट इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ।
An organization interacts with its internal environment which consists of various social, economic and political factors. अभी बीजेपी की पार्टी चेंज होके कांग्रेस की पार्टी आ गई, उनकी कोई अलग पॉलिसीज होंगी, फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होगा। जैसे कि थैली पॉलीथीन बैग्स का बैन होना, पॉलीथीन बैग्स का बैन हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ख़त्म जो पॉलीथीन बैग्स मैन्युफैक्चर करती थी। ओके, तो अब उनको कुछ और मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ये चीज़ हो गई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। सोसाइटी ने मना कर दिया कि आप नहीं कोई ये चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें चेंज करना होगा। इकोनॉमिक, हमें लगा कि यार इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होगा। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाट आई सेड। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब मेरी बात सुनिए, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे फील कर सकते हो। कैसे फील करोगे? Management is an intangible force that cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization functions. यानी कि अगर आपके गोल्स टाइम टू टाइम अचीव हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आपका मैनेजमेंट बहुत सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह फ्रस्ट्रेशन है, आपके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, आप इनफ प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मिसमैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। Okay, the effect of management is noticeable in the organization where targets are met according to plans. जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस। ऑर्गेनाइजेशन में क्योस नहीं है, ऑर्डर के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मैनेजमेंट ओके है, प्रॉपर है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसपे केस स्टडीज बन के आती हैं, तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, बट बिफोर दैट I would like to tell you a thing, that is features of management जो question है वो अप्रॉक्स 4 to 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ओके, मार्किंग स्कीम आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। इसे दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जो कहता है वेरी फर्स्ट इज सर्वाइवल। कम से कम आप इतना तो कमाओ कि जितने में आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो रिकवर हो जाए। अगर मैं इस स्टाइलिस को 10 रुपये या फिर 100 रुपये में प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरी इसकी कॉस्ट 100 रुपये लग रही है, तो कम से कम इतना तो कमाओ कि 100 या 100 से ऊपर मैं इस प्रोडक्ट को बेच सकूँ। ओके, अदरवाइज मैं लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे से ज़्यादा कमा रहे होंगे तो वो आगे बढ़ते जाएंगे और मेरी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एटलीस्ट लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सके। अब बात करते हैं प्रॉफिट, वो प्रॉपरली प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रॉफिट अलग अलग चीज़ों में काम आ सकता है, जैसे कि प्रॉफिट काम आ सकता है सर्वाइवल में, ग्रोथ में और एक्सपेंशन में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करें, तो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। ओके, मैं अगर इस स्टाइलिस पे कम से कम 20 रुपये कमा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ये 20 रुपये अपने घर ना लेके जाके वापस से इसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, ओके, तो मेरा क्या होगा? ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। मेरी सिर्फ यहीं पे ब्रांच नहीं है। अगर मेरी एक पर्टिकुलर एरिया में ब्रांच है और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिफरेंट एरियाज़ में ब्रांच हो, कि मेरी जयपुर में है तो मेरी जोधपुर में भी हो, मेरी अजमेर में भी हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो, मेरे डिफरेंट ब्रांचेस हो, तो वो मेरा टारगेट है, दैट इज़ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट इज़ ग्रोथ। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज से कमा रहे हैं, तो सोसाइटी का आपको बराबर ध्यान रखना होगा। आप अनरीजनेबल प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते। अगर इसकी कॉस्ट 100 रुपये है और प्रॉफिट इस पे
रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना इस 25, तो आप इसे 125 में ही बेचेंगे। अब ये नहीं कि इसे 1125 में बेचें, मतलब इतना प्रॉफिट कमाना तो भाई साहब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि supply of quality products at reasonable price, the very first social objective. The second is generation of employment opportunities, यानी कि आप proper employment opportunities generate करो, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बैकवर्ड एरियाज़ में लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सिर्फ बैकवर्ड एरियाज़ में ही नहीं, बहुत जगह लोग अनएम्प्लॉयड है, कोविड-19 की वजह से भी अनएम्प्लॉयड हैं। लोगों के पास डिग्रीज है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। द थर्ड इज़ यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अननेसेसरीली पोल्यूशन नहीं करना है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स करने हैं प्रोडक्शन के। द फोर्थ पॉइंट इज पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज, यानी कि जितने भी एनजीओज होते हैं जो बेसिकली मेंटली रिटार्डेड, मैं उन्हें मेंटली रिटार्डेड नहीं कहती, मैं उन्हें मेंटली एबल्ड कहती हूँ, जितने भी एनजीओज होते हैं उनके लिए, या फिर ऑर्फनेजेस हैं उनमें टाइम टू टाइम डोनेशन करते रहो, ओके, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दिस इज फॉर अ गुड कॉज। देन थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अब ये किसके ऑब्जेक्टिव होंगे? ये उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे कि उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, अगर आपका कॉम्पिटिटर उनको 15,000 दे रहा है और आप 10,000 दे रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास क्यों रहेंगे? वो तो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे 15,000 लेने। इसीलिए आपको उनको इतनी सैलरी तो देनी ही चाहिए जितने आपके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, तभी आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास टिक पाएंगे, तो सारे उधर भाग जाएंगे कॉम्पिटिटर के पास। सेकेंड इज पीयर रिकॉग्निशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। 11th क्लास में आप में से किसी ने 80%, किसी ने 90% या किसी ने फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक या थर्ड रैंक अचीव करी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पीछे आपका एक मोटिव होगा कि यार अगर फर्स्ट रैंक अचीव करी तो हमें प्राइज़ मिलेगा प्रिंसिपल मैम से, सेकेंड भी करी, थर्ड भी करी तो हमें प्राइज़ मिलेगा, ओके। तो ये होता है कि आपको रिकग्निशन प्रोवाइड करना, ओके। आपके सारे दोस्तों के बीच में आपको स्टेज पे बुलाना, प्रिंसिपल का आपको प्राइज़ देना, इज़ व्हाट? इट इज़ रिकग्निशन, दैट इज़ पीयर रिकग्निशन। थर्ड कहता है गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशन। ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है? कोविड-19 है, सैनिटाइजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रिकॉशंस कंप्लीट होने चाहिए, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशंस होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं काम करेंगे एम्प्लॉयज़। अगर आपने गर्मी है, भर गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है, ह्यूमिडिटी है, और आपने फैंस नहीं लगा रखे, आपने कूलर्स, एसी नहीं लगा रखे, तो एम्प्लॉयज़ गर्मी में पसीने में बह के थोड़ी काम करेंगे आपका, इसीलिए गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशंस होनी चाहिए। फोर्थ इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम प्रमोट करना चाहिए, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। अगर वो अपनी जॉब से भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करो, ओके। अगर आपका कोई टीचर है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, उसको 30-32 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और कोऑर्डिनेटर की पोस्ट खाली है, तो उस टीचर को 30-32 साल से जो आपको पढ़ा रहा है, आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको प्रमोट करके कोऑर्डिनेटर बना दो, ओके। ये होता है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो हर एम्प्लॉय का मोटिव होता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। बेसिकली ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या कहता है कि मैनेजमेंट का होना क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर का गोल नहीं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सबका गोल अचीव होने में मैनेजमेंट हेल्प करता है, ओके। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंप्लीट whole of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. Manager का क्या टास्क होता है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करवा दे
हर एक इंडिविजुअल को कि अच्छा आपकी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक इंडिविजुअल एफर्ट प्रोवाइड करवा दिया, यानी कि टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगी सो दैट बच्चों के अच्छे मार्क्स हों, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे सो दैट उनके अच्छे मार्क्स आए। टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की, मार्क्स अच्छे आए, किसकी वाह वाह हुई? ऑर्गेनाइजेशन की, स्कूल की। ओके किसको, किसके गोल्स अचीव हुए? यानी कि इंडिविजुअल गोल्स वो इस तरीके से डायरेक्शन, एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं कि अल्टीमेटली क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैनेजमेंट हेल्प करता है, अगर आपकी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज्ड हैं तो वो हेल्प करेगा कि आपका कॉस्ट रिडक्शन हो। ओके क्या हो? आपका कॉस्ट रिडक्शन हो, मतलब आप कम से कम में कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएँ या सर्विस रेंडर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप अपनी ऑडियंस से या अपने कस्टमर से चार्ज कर पाएँ। अगर आपका प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक एफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, इसीलिए आपको ही फायदा होगा। द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स। एक पूरा चैप्टर है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आपका मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है? आपका मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, उसको अडेप्ट कर लो आप। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर है, अगर आपके मैनेजर्स अच्छे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप आराम से अडेप्ट कर लो। All organizations have to function in an environment which is constantly changing. हर ऑर्गेनाइजेशन को उसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है या फिर काम करना है जो कॉन्स्टेंटली चेंज है। एनवायरनमेंट का कुछ नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। ओके इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन resist change as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one. ओके क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब उस चेंज से कोप अप नहीं करते, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रेजिस्ट करते हैं ऑफनली, क्योंकि वो एक फेमिलियर, जैसे अगर आप पहले था कोविड-19 से पहले सब कुछ प्रॉपर था, एकदम से कोविड-19 आया, सबके मन में फ्रस्ट्रेशन और मेंटालिटी चेंज हुई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट होने लगे कि यार घर में रह रह के पक गए हैं, क्या करें। कुछ लोग को तो अच्छा भी लगता है बहुत घर में रहना, लेकिन कुछ लोग तो बहुत पक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। फिर मैनेजर्स अच्छे होंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा कि कोविड-19 में भी कैसे सक्सेसफुल होना है आपको। ओके then third point says management helps people adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से खुद को चेंज करना है। अब बात करते हैं हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने जैसा कॉमन डायरेक्शन देते हैं, क्या देते हैं? कॉमन डायरेक्शन। किसको? वो कॉमन डायरेक्शन देते हैं इंडिविजुअल गोल्स को, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो अल्टीमेटली। तो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी अचीव हो गए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स भी अचीव हो गया। तो यही हमारा मैनेजमेंट कहता है, अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड हिज टीम। वो अपनी टीम को मोटिवेट करेगा और इस तरीके से लीड करेगा इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall organizational objective। जैसे कि मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, आप लोग अगर आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप एक गुड लाइफ अफोर्ड कर पाएंगे, आप एक काइंड ऑफ रिकॉग्निशन सोसाइटी में अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर मैनेजर अच्छा है तो वो अपनी टीम को अच्छी तरीके से मोटिवेट करेगा सो दैट इंडिविजुअल के भी गोल्स अचीव हो, और किस तरीके से? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अचीव हो जाए। Okay, through motivation and leadership, the management help individuals to develop team spirit,
cooperation and commitment to group success. Now helps in the development of society. जैसे कि मैंने आपको कहा कि social objectives होते हैं, अगर social objectives आप fulfill कर पा रहे हो तो society का भी बहुत benefit होगा, employment opportunities generate होगी, quality products आप उनको देंगे, NGOs में काफ़ी ज़्यादा help होगी. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज सेम, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. It helps to provide good quality products, creates employment opportunities, adopts new technology and greater good of the people, and leads towards the growth and development. So this was all about the first part of our first chapter, nature and significance of management. इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much.